हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी इस प्रकार है। ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है, और इसका विकर्ण है बी डी को मिला दिया। इस प्रकार है कि एंगल सी बी डी, तो ये वाला एंगल कितना है 12x, और एंगल बी डी, ठीक है ये मिसप्रिंट हो गया, ये है ए बी डी, ये कितना दिया हुआ है 7y। एंगल ए डी बी ये वाला एंगल ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और एंगल सी डी बी और ये दिया हुआ है 28 डिग्री। तब 2x प्लस 3y का मान है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y का मान निकालने के लिए पहले x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर 4 एंगल दिए हैं, उनका यूज़ करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उस x और y की वैल्यू निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अगर हम उस पर कोई लाइन बना दी इस तरीके से, जो एंगल बी डी है यहाँ पर विकर्ण की तरह डायगोनल बी डी, तो जहाँ भी जेड बनेगा, ठीक है ये जेड, ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये जेड इस तरीके से सीधा भी बन सकता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इसे हम शॉर्ट में ए भी लिखते हैं, और इस हिंदी में बोलते हैं इसे एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ से अब इनको इक्वल कर देते हैं, जो भी यहाँ पर समान एकांतर कोण बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले तो एक ये बन रहा है जेड इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 28 किसके बराबर होगा 7y के बराबर हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 28, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद एक z इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो ये 60 किसके बराबर हो जाएगा 12x के बराबर। तो 60 इज इक्वल टू 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 5 से 60, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, अब हमें वैल्यू निकालनी थी 2x प्लस 3y की, 2x प्लस 3y। तो x की वैल्यू कितनी है 5, 2 इंटू 5 प्लस 3, और y की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4, 2 5 से 10 प्लस 3 4 से 12, तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं रेशनल नंबर्स, उनकी कुछ क्वालिटीज़ लिखी या प्रॉपर्टीज़ लिखी, उनकी लिस्ट बनाई, सूची बनाई। इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं वो बताना है हमें। ठीक है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित हैं, हाँ ठीक है सही बात है, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं इंटीजर, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो हम इन्हें इंटीजर रेशनल नंबर परिमेय संख्या की फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख के, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये बात सही है, मतलब कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे इंक्लूडेड होते हैं रेशनल नंबर में। शून्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे शून्य लिखा 0, तो हम 0.1 लिख सकते हैं, और ये क्या है एक रेशनल नंबर की फॉर्म में है या परिमेय संख्या की फॉर्म में। ठीक है, तो हम 0 क्या है एक परिमेय संख्या, इसने कहा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 1/2 2/3, तो हम यही तो होते हैं हमारे रेशनल नंबर, या जिसे हम P/Q की फॉर्म में कह सकते हैं। तो सभी भिन्न जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, ए और सी सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट, P³ प्लस P² इंटू x माइनस वाई माइनस PY प्लस x माइनस एक्स के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। ठीक है, पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। P³ प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं P² माइनस P² इसको भी ओपन कर लेते हैं, माइनस के PY प्लस के PZ, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इससे माइनस से प्लस ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस z। ठीक है, अब यहाँ से इसके फैक्टर करते हैं, देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में ले सकते हैं P²x, तो यहाँ पर एक p बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, P² मल्टीप्लाई में P² से, ये पूरी टर्म में P², और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम क्या माइनस के p और y। ठीक है, तो यहाँ एक p बचेगा, माइनस बाहर तो प्लस बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से सिर्फ z कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस का, तो p माइनस बाहर तो प्लस बचेगा 1, P+1 तीनों में, तो P+1 बाहर ले लूँ, फिर यहाँ क्या बचेगा P² माइनस PY माइनस z। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर हो गए। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा है P² माइनस PY माइनस z, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, P² माइनस PY माइनस z। नेक्स्ट,
यदि आंकड़ों 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 की माध्यिका x है, ठीक है, इनकी माध्यिका दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं x है, और इन आंकड़ों में 3 को 33 से मतलब 3 को 33 से रिप्लेस कर दिया एंड 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस कर दिया, करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यिका जो है वो y हो जाती है। तो y और x का अंतर, ठीक है, पहले दोनों केस में माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? माध्यिका निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो उसके टर्म्स पे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म की उसमें कितने पद हैं। अगर n इवन है, ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस th टर्म अपॉन 2, ठीक है। n/2 वाली टर्म लेनी है और n+2 + 1 वाली टर्म लेनी है, फिर उन दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है, तो वही हो जाएगा मीडियन, ठीक है। अगर n ऑड हो तो क्या करना है? n ऑड हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, मतलब ऑड के लिए n+1/2th टर्म, ठीक है, ये भी टर्म ही थी, ठीक है। अब यहाँ पर डाटा, लेकिन इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जो डाटा है पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 3, सबसे छोटा है 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, 3, 7, 8, ठीक है। 8 के बाद 15 और 17, 15, 17, 17 के बाद 21, 23, 21, 23 और 24, 29, 24, 29 और लास्ट 30, ठीक है। अब गिन लेते कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सभी लिख लिए। तो इनकी मीडियन 10 हैं, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा ईवन वाला, तो n कितना है? n = 10, ठीक है, जो क्या है? ईवन नंबर है। तो पहला वाला n/2 मतलब 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। 10/2 मतलब 5th टर्म, 5th + 1 6th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ से देख लेते हैं 5th, 1, 2, 3, 4, 5, 17 और 21, 17 + 21 अपॉन 2, 7 + 1 8, 2 और 1 3, 38/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? 19, 2 से डिवाइड करेंगे तो। और पहले केस में क्या थी मीडियन? वो थी x, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 19। अब सेकंड केस में क्या बोला उसने कि 3 को 33 से और 8 को 18 से। चलो, तो 3 को 33 से मतलब इसको रिप्लेस करना है 33 से, और 8 को करना है 18 से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको फिर से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो अब 33 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो गया? 7, फिर उसके बाद 8 आता है, लेकिन 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया। तो 7 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 81 के बाद 21, 23, 24, 29, 30 और 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सभी हो गए। अब n तो चेंज नहीं हुआ, बस रिप्लेस कराया नंबर्स को, तो n तो अभी भी 10 ही है, ठीक है, जो क्या है? ईवन नंबर, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2th मतलब 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। तो 5th टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 21 और 23, मतलब 5th 23, 21 और 6th 23 अपॉन 2। तो 21, 40, 44 अपॉन 2। तो किसकी वैल्यू कितनी है? 2 से डिवाइड करेंगे 22, और ये किसकी वैल्यू है? y की, मतलब नए केस में, सेकंड केस में जो था माध्यिका वो y हो जाती है। तो हमें x और y का डिफरेंस निकालना है। x कितना है? 19, y कितना है? 22, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। 3 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योगफल 33957 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। 2, 3 और 4, तो नए नंबर क्या हो जाएंगे? 2x, 3x और 4x। अब इनके क्यूब मतलब घन मतलब क्यूब का योग, तो 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब इजिकल टू 33957। 2 का क्यूब 8, 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27x क्यूब और 4 का क्यूब 64x क्यूब इजिकल टू 33957। इनको प्लस कर लेंगे,
8 और 27 35, 35 और 64, 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो 99x³ इज इक्वल टू 33957। ठीक है, 99 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से कर देंगे, 11 9 से। ठीक है, 11 से ऐसे करेंगे, 11 3 था 33, 9 तो ना जाने की 0, 95, 11 8 जा 88, तो 7 बचेगा, 11 7 जा 77। ठीक है, इसे 9 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 8 7 15 3 18, इनका सम 18 और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 3 27, 3 बचेगा 38, 9 4 जा 36, 2 3 बचेगा, तो 9 3 जा 27। तो x³ की वैल्यू कितनी आएगी, 343। ठीक है, और 343 किसका क्यूब है, वो है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो यहाँ से क्यूब से क्यूब कैंसिल किया, हम दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा तीनों संख्याओं का योग। अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो 2x कितना हो जाएगा, 14, 3x 21 और 4x 28। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 14 21 28, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 5 और 1 6, 63 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बहुफलकी के शीर्षों v, ठीक है, शीर्ष v हैं, किनारों e और फलकों f की संख्याएं क्रमशः 10 15 और x हैं, तब 3x - 2 का मान। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कोई सा भी बहुफलकीय हो, मतलब पॉलीहेड्रन, तो उनके शीर्ष किनारों और फलकों, मतलब शीर्ष मतलब वर्टेक्स, किनारों मतलब एजेस, और फेसेस मतलब फलक में, इन तीनों में रिलेशन होता है, क्या होता है, v + f - e = 2। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी है, 10, f की वैल्यू x और e की वैल्यू दी है 15 = 2, प्लस के 10 माइनस के 15, तो माइनस के 5 बचेगा इजिकल टू 2, 5 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 2 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। तो हमें बताना 3x - 12, तो 3 × 7 - 12, तो 21 - 12, तो ये बचेगा 9। ठीक है, 21 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ x/y = दिस है, तो x/y + y/x की होल पावर -1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x/y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमें यहाँ ज़रूरत होगी, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो y/x मिल जाएगा, फिर उनको दोनों को प्लस करके पूरे का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं। x/y की वैल्यू क्या है, x/y = -1/3 की पावर -3 अपॉन, ठीक है, डिवाइड का मतलब, ये डिवाइड दिया हुआ, इसका मतलब अपॉन ही है, 2/3 की पावर -4। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे a की पावर -2 है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 और a की पावर 2, मतलब इसको नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव नीचे है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, या a/b की पावर -2 -3 है। ठीक है, अगर इनकी पावर पॉजिटिव करना है तो ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए, नीचे वाले को ऊपर, मतलब b की पावर 3 a की पावर 2 कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमीटर में चेंज कर देना है, और डिनोमीटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमीटर में, जब भी उनकी पावर नेगेटिव दी हो तो वो उससे कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो यहाँ इसकी पावर -1/3 है पूरे की, तो इसे नीचे ले जाएंगे, तो 1/3 की पावर होल पावर 3, और इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे 2/3, तो इसकी पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 4। तो इनका पावर 4, 2 की पावर 4 16, और 3 की पावर 4, मतलब 3 की पावर 3 × 3 लिख लेंगे, क्योंकि उससे कैंसिल हो जाएगा। -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा, और 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 ले लेंगे, तो इससे कैंसिल। अब ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, और ये जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो ये -1 जाएगा, -1, ये 3 जाता, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं जाएगा, 1 ही रहेगा, 16/3, और ये माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, तो इसकी वैल्यू x/y की वैल्यू कितनी आ गई, -16/3, तो y/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे तो -3/16। अब इन दोनों को प्लस करना है, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो उनको प्लस करेंगे, x/y + y/x = -16/3 -3/16, 3 और 16 का एलसीएम 48, 3 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम, 16 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -256, 16 3 जा 3 3 जा 9, तो प्लस में जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 और 5 9 6 15 5 हासिल 1 5 और 1 6 और 2 ऐसे का -265/48। ठीक है, अब ये तो इसकी वैल्यू आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x/y + y/x की पावर -1। ठीक है, -265/48 की पावर -1। ठीक है, पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमीटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमीटर, तो -48/265। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 48 -48/265। नेक्स्ट,
डैश द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। ठीक है, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर या वैन हेले। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x इजिकल टू इतना है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 हो जाए। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू 1.0, ये 1, 2 और 3 ये हैं पॉजिटिव, तो इनको पहले प्लस कर लेते हैं, उसके बाद माइनस के 12, फिर उसको माइनस कर देंगे। तो 1.011, 10.11 और 0.1011, 1, 2, 2, 2.11। ठीक है, 11.221 और ये माइनस के हैं 12.101। तो 12 माइनस के बड़े हैं तो इस प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस का है। 12.101 और इसको माइनस करेंगे 11.2221। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको जीरो मान लेंगे, माइनस करना है। इससे माइनस करेंगे 10 में से 1 9 0, तो फिर यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, फिर यहाँ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दोबारा से 10 हो जाएगा, 10 में से 2 8, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 2 7, यहाँ बचे 0। ठीक है, फिर यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 0 2 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 1 था तो 0। ठीक है, 0.8789, वो भी माइनस के। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करें कि 1.1 आए। ठीक है, ये x की वैल्यू है, तो कहने का मतलब है x में क्या ऐड करें कि 1.1 आ जाए। तो x में हम सपोज करते हैं y ऐड करते हैं कि 1.1 आ जाए। तो x की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 0.8789 प्लस y इजिकल टू 1.1। तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा 1.1 प्लस 0.8789। ठीक है, 0 इसमें ही 1.1 ऐड कर देते हैं, 1.1 ऐड करना है तो 9, 8, 7, 8 और 1 9.1, तो 1.9789। ठीक है, ये आ गई हमारी y की वैल्यू 1.9789। 1.9789 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु वह संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। ठीक है, मतलब उसे राम को सम, विषम और अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन तो पता है, लेकिन अगर उसे वो नंबर दिए जाएँ तो उन्हें वो पहचान नहीं पाता। ठीक है, तो उपयुक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है वो बताना है। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसे डेफिनेशन पता है, मेमोरी उसकी अच्छी है, परंतु अभ्यास की कमी है। ठीक है, उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है पहचानने में नंबर को, बस उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है, ठीक है, परंतु एकाग्रता की कमी है, नहीं। ठीक है, एकाग्रता की कमी होती तो उसे डेफिनेशन भी अच्छे से याद नहीं होती। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। ठीक है, स्मरण शक्ति अच्छी है तो ठीक बात है, परंतु अवधारणात्मक मतलब उसका कॉन्सेप्चुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग उसकी कमी है। ठीक है, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसका अंकित प्राइस मूल्य जो था, मतलब मार्क प्राइस, उस पर उसने 28% का डिस्काउंट दिया, छूट दी। उसके बाद कितने रुपये में बेची, 324 रुपये में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं उसकी वैल्यू 100 थी मार्क प्राइस, तो उसने 28% का डिस्काउंट दिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, उसकी वैल्यू रह गई 72%। ठीक है, 72% की वैल्यू कितनी होगी, 324। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 324/72। तो हमें निकालनी है 100%, जो उसका मार्क प्राइस हमने माना था कि 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कितनी, तो 324/72 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 से 18 टाइम्स, और 4 से कैंसिल करेंगे इसे तो 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, 9 2 जा 9 9 जा, और 9 से 2 से 150 टाइम्स, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 450। तो उसका मार्केट प्राइस जो हमने 100% माना था उसकी वैल्यू कितनी है, 450 रुपये। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस वो 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देगा तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में बताना है।
तो 450 है, अगर इस पर हम 18% की छूट दें, इसका 18% निकाल दें तो कितना बचेगा? 605 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 से 9, तो 9 9 ज़ा 81, तो 450 से हम 81 माइनस कर देते हैं क्योंकि 18% की छूट दी थी तो वो कम करना पड़ेगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 4 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, और 4 में से कैरी दिया तो यहाँ 3 बचेगा। 369 रुपये की कोई चीज़ हम बेच रहे हैं 18% की छूट देने के बाद, ठीक है। लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 300 रुपये। तो उससे प्रॉफिट कितने का होगा? 69 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 69 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो 1 2 1 2, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? 23% का उसे प्रॉफिट हुआ। 23% मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित होगा, ठीक है। किसके बीच में स्थित होगा ये बताना। पहले उस नंबर को निकाल लेते हैं। दो संख्याएं हैं, एक तो -5/2 और दूसरी मान लेते हैं x। इन दोनों का गुणनफल कितना? -40/3। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 8 जा 40, और ये 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो 8 2 जा 16/3, ठीक है। 16/3 हो गया। तो कह रहा है दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करेंगे मतलब x इनवर्स या 1/x, तो कितना हो जाएगा? 3/16, उल्टा हो जाएगा इसका। तब वो इन जो ऑप्शन दिया उनमें किसके बीच में होगा ये बताना है हमें। 3/16 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले डेसिमल में। 316 नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेते हैं 0। 16 1 जा 16, 4 3 बचेगा, तो 16 से कितनी बार होगा ये? 8 बार। 16 8 से कितना होगा? 16 85, 16 चिकन 70 68, ठीक है, 8 बार, तो ये हो जाएगा 128, ठीक है। 2 तक ही रहने देते हैं, 0.18 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। आगे निकालते हैं इसका 3, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 3/20 और 9/50, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 3/20 की कितनी होगी? 320, पॉइंट लगाएंगे 0 1 20 10 5, ठीक है, तो ये जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। 9 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 50 तो ये कितना? 90, 50 5 जा 50, 40 बचेगा, तो 1 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा। 58 जा 400, तो 1.8, ठीक है। इसके आगे एक डिजिट और निकाल लेते हैं क्योंकि 1.8 सेम आ गया, तो इसको माइनस करेंगे 112 यहाँ से, तो 16 7 जा हो जाएगा 112, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/16 की वैल्यू 0.187, ठीक है। तो इसके बीच में तो नहीं आएगा क्योंकि 0.18 पर पूरा डिवाइड हो रहा है और ये 87 है, तो इससे बड़ा नंबर है, इनके बीच में तो नहीं आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा 9/50, 9/50 इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.18। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है 1, मतलब जो दूसरा इसका एंडिंग पॉइंट है 1/5, 1/5 मतलब 0.2, ठीक है। तो इनके बीच में आ सकता है 0.187, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। पहला वाला सही नहीं होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा, ठीक है। क्या प्रश्न रखा कि निम्नलिखित में कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होंगी? प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे कम से कम पूरे कदमों में तय कर सकें, ठीक है। न्यूनतम मतलब लीस्ट, ठीक है, और लीस्ट का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि LCM, ठीक है। LCM निकालना पड़ेगा यहाँ पर, कहने का मतलब ये है। तो देख लेते हैं कौन से में LCM है। कॉन्सेप्ट ऑफ HCF नहीं, ठीक है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ LCM, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ना डिवीजन होगा ना प्रपोर्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, LCM। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्याएं हल करने को दी गई हैं, ठीक है। क्या दी गई? अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए दी गई है, तो उसने निम्नलिखित हल किया। क्या हल किया? प्रारंभिक जनसंख्या 28,000, ठीक है। नई जनसंख्या 26,500, ये भी ठीक है। घटने का परसेंट 26,500 अपॉन 28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसने ये गलत किया है, इजिकल टू 94.6, ठीक है, यहीं गलती कर दी उसने। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है?
इसमें पूछा है कि विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है। ठीक है, उसने जो आंसर किया उसमें सबसे क्या सही है वो बताना उसके रिस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में। तो इसमें दी फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है। ठीक है, उसे कॉन्सेप्ट तो पता है कि कैसे निकालनी है, परंतु वह यह समझने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने 26,500 और उसने पूछा था घटने का क्रम, मतलब घटने कितनी घटी है उसका परसेंटेज निकालना था, लेकिन उसने टोटल का परसेंटेज निकाल दिया। तो उसे ये नहीं पता कि किस राशि की प्रतिशतता या किस क्वांटिटी की प्रतिशत परसेंटेज निकालनी है। तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दो संपूरक कोणों का अंतर। ठीक है, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल, जैसे मान लेते हैं एक्स और वाई के, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। का अंतर 20 डिग्री है। यदि उनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 का मान। ठीक है, तो पहले P का मान निकालना पड़ेगा। अगर छोटा कोण P है तो इसका दूसरा कोण और बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 180 - P। ठीक है, तो अंतर, ठीक है, ये बड़ा है तो इसमें से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 180 - P तो और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 20 के बराबर, 20 डिग्री। तो 180 - 2P इजिकल टू 20 डिग्री। तो 20 इधर आ जाएगा, 180 - 20, 2P उधर चला जाएगा प्लस में, तो 160 इजिकल टू 2P। तो P की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री आ गई। तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, 3P - 50 डिग्री। तो 3 × 80 - 50, 3 × 80 240 - 50 इजिकल टू 190 डिग्री। ठीक है, 190 डिग्री मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x 3.5 तब y 2.4 है, तब जब x इक्वल टू 5.6 है तब y का मान बताना है। ठीक है, जब x कितना 3.5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2.4। तो हमें बताना है जब x की वैल्यू 5.6 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या है कि x जो y के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कह सकते हैं x इजिकल टू 1/y। ठीक है, यह x व्युत्क्रमानुपाती इस तरीके से, इसका रेसिप्रोकल, इन्वर्सली रेसिप्रोकल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 का। ठीक है, यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं। तो एक्स वाई इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी x1 y1 सपोज कर लेते हैं, जो पहली कंडीशन में दी थी वो 1 1 थी, तो x1 y1 इजिकल टू 1। ठीक है, ये जो इसी कांस्टेंट के बराबर रहेगा हमेशा, ये याद रखना। जब दूसरी कंडीशन होगी तब भी x2 y2 इजिकल टू 1 ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों 1 1 के बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x1 y1 इजिकल टू x2 y2 होगा। ठीक है, तो x1 कितना था पहले 3.5 और y1 कितना था 2.4, x2 फिर कितना हो गया 5.6, तो y2 बताना कितना होगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4 अपॉन 5.6, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा लेंगे। 7 8 ज़ा 7 5 ज़ा 8 3 ज़ा 5 से 2 ज़ा, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, 3/2 या 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5, 1.5 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की एक कक्षा में दृष्टिबाधित। ठीक है, दृष्टिबाधित मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए एक निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थानों LTR में कौन सा सबसे उपयुक्त है। ठीक है, LTR की फुल फॉर्म होती है लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज, में कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है वो बताना है। जियोबेरा, टेलर्स गिनतारा या टेलर्स अबाकर, कंप्यूटर या स्प्रेडशीट। ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए सबसे बड़ी क्या है, एक तो अबाकस। ठीक है, उसमें क्योंकि उससे टच करके वो देख सकते हैं, और एक स्प्रेडशीट। ठीक है, इन दोनों को हम टच करके उससे पता कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन को टच करके पता थोड़ी नहीं चलेगा उस पर क्या नंबर्स हैं। तो ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा छात्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, कौन सा सही बताना है शिक्षा नीति 2020 की जो खेल से रिलेटेड है उसको बताना है। फर्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंदमय हो जाएगी। ठीक है, सही बात है, क्योंकि जब उसमें हम गेम को इन्वॉल्व कर देंगे तो इंटरेस्टिंग तो हो जाएगी। नेक्स्ट,
खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, ठीक है, गलत, संभव हम यूज़ कर सकते हैं उसका। इसमें बहुत कम समय खर्च हो जाएगा, इसे टालना चाहिए, ठीक है, ये गलत, टालना नहीं चाहिए, इसको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसे सीखेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका प्रयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है, ठीक है, सही बात है, बहुत सारे गेम हैं जिनका हम यूज़ मैथ में कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हैं इसके? ए और डी। ए और डी मतलब ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा हमारा, ए और डी। नेक्स्ट, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, वो किसके बराबर दिया हुआ है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और क्या दिया हुआ है हमें? और दिया हुआ है इसका के आधार की परिधि, परिधि कितनी, बेलन इस तरीके से होता है, ठीक है, तो परिधि क्या हो जाएगी इसकी? है 2πr, ठीक है, एक सर्किल की फॉर्म में, तो 2πr = 110 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है? मतलब वॉल्यूम बेलन का, πr²h। तो हमें पहले r और h तो पता होना चाहिए, तो इन दोनों की हेल्प से हम r और h की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो r और h की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? 2π की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, r = 110, ठीक है, 22 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 7 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 × 7, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया था 110 सेंटीमीटर। और 2πr की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं, वैसे कितनी है? 110, ठीक है, ये तो हमने इसलिए किया था क्योंकि r की वैल्यू अलग निकालनी है, तो 110 × h = 4400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से 11, 4 × 44 और एक जीरो, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। अब πr² h निकालना है, और वो निकालना है हमें मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में निकालना है। तो आयतन होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r है 35/2 × 35/2 × h है 40, ठीक है। अब जो ये r और h हैं, ये हैं सेंटीमीटर में, तो इनको यहीं मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी 100 का डिवाइड, ठीक है। 7 5 × 50, 7 5 × 35, और 2 × 2 4 से कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर कितना बचा? 22 × 5 × 35, और नीचे बचेगा 2 2 4 और एक 5 0, मतलब एक के आगे 5 0, 4 और 5। अब उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की करेंगे 5 में तो 110 × 35/5 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 35 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 11 से, 5 3 5 3, तो जाएगा 583 385 अपॉन नीचे कितने? अब 4 जीरो बचे, तो 3 4, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं एक बार, आयतन, हाँ ऐसा है। अब इसको डिवाइड पॉइंट में निकालना है, तो नीचे कितने? 4 जीरो, तो राइट साइड से चार डिजिट गिन लेते हैं, कितने हो जाएंगे? 1 2 3, चौथी जीरो लगा देंगे, इससे पहले लगा देंगे 0.0 मीटर क्यूब, 0.0385 मीटर क्यूब, 0.0385 मीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर। तो आधार = लंबाई गुणा ऊंचाई है, तो इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? ठीक है, पहले जो इसकी अन्य सरफेस का जो एरिया है वो निकालेंगे। ठीक है, कोई भी सरफेस है, जैसे एक सरफेस मान लेते हैं। अब इसकी 3 मीटर चौड़ी है, ठीक है, 3 मीटर इधर से हटा देंगे, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, ठीक है। अब 3 मीटर इधर से हटिए, 3 मीटर इधर से बची है, तो इधर कितनी बचेगी? तो पूरी लेंथ में से 6 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए लंबाई है L = 1.48 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई, तो 148, इसमें से 3 इधर से और 3 इधर से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 142 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आंसर भी जो है मीटर में पूछ रहे हैं। उसके बाद ब्रेथ कितनी है? 1.1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 116 सेंटीमीटर, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 110 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इनर की है ब्रेथ, और ये इनर की लेंथ है, ठीक है। अब बात आती है हाइट की। तो हाइट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि वो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इधर वाली तो मोटाई काउंट होगी नहीं,
बस इधर वाली होगी 3, ठीक है। ये हमारे कितना दिया हुआ है 83 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो नई हाइट क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें तीनों चीज़ मिल गई अंदर की। अब एरिया निकाल देते हैं हम अंदर का। तो अंदर का एक ऐसे क्यूबॉइड टाइप है, मतलब घनाभ की तरीका का। तो जो उसने क्वेश्चन में दिया आधार क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये आधार वाला एरिया निकालेंगे तो आधार वाला एरिया कितना हो जाएगा। अब वैसे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसमें जो टोटल फेस होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। क्यूबॉइड शेप का है, ऊपर वाला फेस नहीं है, ठीक है। तो मतलब 5 साइड का निकालना है। तो पहला तो हम निकाल लेते हैं बेस वाला, ये वाला है, ठीक है। इसके लिए क्या है, उसने क्वेश्चन में दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 148 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 110। उसके अलावा दो जो निकालने हैं वो किस तरीके से निकालेंगे, चार जो बचे हैं बाकी। एक तो ये देखिए ये वाला, ये एक पोर्शन ये है, इसके अपोजिट ये है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरीके तरफ निकल जाएगा। और बाकी दो जो बचे, एक ये है, एक इसके अपोजिट जो होगा ये पीछे वाला होगा। तो इधर का निकालेंगे, उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, मतलब दूसरा और तीसरा एक साथ निकालेंगे 2 की मल्टीप्लाई करके, 2L × H, ठीक है। और चौथा और पांचवा फेस का 2B × H, ठीक है। और फिर इन सबको प्लस करके 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 148 की 148 नहीं 142, ठीक है, क्योंकि इनर वाले का निकालना है। तो 142 की मल्टीप्लाई करनी है 11 में, 241 241 2651, तो 15620, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद L × H, L कितना लेंथ 142 मल्टीप्लाई बाय H 80 इजिकल टू 2 × 110 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालेंगे। 8 2 16, ठीक है। 16 की मल्टी 80 है, तो 16 की मल्टीप्लाई करनी है 142 से। 2 6 12 कैरी 1, 2 4 6 24 और 1 5, 2 6 1 6 और 2 8, 2 4 1 2 7 2 2, ठीक है। 2272 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 8 दूनी 16, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई कर दें और एक जीरो ये वाली भी आएगी। 8 दूनी 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 16 की मल्टीप्लाई 11 से 6161671, तो 176 और एक दो जीरो ये आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 15620 22720 00671 04 6 6 12 और 7 19 का 9 कैरी 1 5 और 2 7 7 14 15 5 हासिल एक और दो 4 और एक 5, ठीक है। 55940 5590 ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे क्योंकि जो रेट दिया है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिया है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 5.5940, ठीक है। ये है एक टोटल जो हमारा अंदर वाला एरिया है इनर सरफेस का, और उसकी जो कॉस्ट है 150 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 मीटर की दी हुई है, तो इतने मीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5594 में 150 की मल्टीप्लाई, 150 की 15 की कर लेते हैं, बाद में एक जीरो लगेंगे। 5 4 से 20 का 2 कैरी 4, ओ सॉरी 5 4 से 20 का 0 कैरी 2, 5 9 से 45 45 और 2 47 का 7 कैरी 4, 5 5 से 25 और 4 29 9 का 2 वो 9 और कैरी 2, 5 5 से 25 और 2 27 4 9 5 5 0 7 4 11 का 1 कैरी 1 और 9 और 9 18 और 1 कैरी का था 19 कैरी 1 5 5 12 और 13 5 लेग 5 2 7 और एक 8 8 3, और इसमें 150 की एक जीरो थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आंसर में भी 1 2 3 तो आ जाएगा 839.1 या 839.1, 839.10, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने करा क्या था, जो हमें ये इसकी मेजरमेंट्स दे रखे हैं ये हमें एक्सटर्नल वाली दी हैं, ठीक है, जिसमें उसकी मोटाई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इंक्लूडेड फिर वो मोटाई जो होगी दोनों तरफ से होगी, तो उसमें हमने 3 सेंटीमीटर था तो हमने इन्हें 6 सेंटीमीटर दोनों में से माइनस कर दिया। और जो आधार था ये हमारा ऊंचाई, मतलब ये ऊपर वाला एरिया से ओपन था जो क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए हमने इसमें से सिर्फ 3 ही सेंटीमीटर माइनस किया नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला तो ओपन था इसलिए हमने उसको माइनस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एरिया निकाला, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, उसको हमने चेंज करा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये जो एरिया है मीटर स्क्वायर में, और हमें 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो कॉस्ट दी थी 150 रुपीज़ दी थी। अब हमें इतने का निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो हो उसको हम हटा सकते हैं, तो हमने यहाँ से जीरो को हटा दिया और 150 की जगह हमने 15 की मल्टीप्लाई कर ली, उसमें बाद में एक जीरो और ऐड कर दिया, ठीक है।
और उसके बाद हमने इसको अकॉर्डिंग हमने इसमें पॉइंट लगा दिया 3 डिजिट काउंट करके। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 839। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल 90 डिग्री, ठीक है, बना लेते हैं इसे साथ के साथ। ए बी सी दिया हुआ है, ए बी और सी, ठीक है, कोई दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई और एफ। एंगल बी दिया हुआ 90 डिग्री, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो डी ई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, एंगल एफ दिया हुआ है 40, एंगल एफ दिया हुआ है 40 और एंगल ई दिया हुआ है 90। तो निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है हमें। ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस है ये बताना है और कौन सी प्रॉपर्टी से है वो बताना है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, हमें यहाँ सीक्वेंस का भी ध्यान रखना होता है। तो ए बी सी जो होगा, और देखो ए बी सी 40 से 90 जा रहा है, तो डी ई एफ, ठीक है, 40 हो गया, तो 90 और 40 कितने 130, तो इसकी एंगल की वैल्यू कितनी होगी 50 और यहाँ पर इसकी 50 होगी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी, तो 40 से 90 जा रहा है, फिर 50 जा रहा है, तो 40 से 90 जाएगा, फिर 50 जाएगा। तो जो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंस होगा, ये किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, एफ ई डी के, ठीक है। तो डी ई एफ वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गए, डी ई एफ वाले तो ऑप्शन ही गलत हो गए, ठीक है। अब बचते हैं एफ ई डी, एफ ई डी। अब एफ ई डी कौन सी प्रॉपर्टी से देखना है, आर एच एस से है या ए ए एस से है। तो आर एच एस के लिए क्या होती है कि राइट एंगल होना चाहिए एक इक्वल, ठीक है, जो दोनों में है, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनियस की तो लेंथ ही नहीं दी, तो हम कैसे कहें कि वो इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको वैसे लास्ट इसको पूरा ही एक्सप्लेन कर देते हैं। एस मतलब साइड, ठीक है। जो अब हाइपोटेनस के अलावा 2 साइड बचे, दोनों में से कोई भी एक साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो आर एच एस से होगा। लेकिन यहाँ हमें हाइपोटेनस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो आर एच एस से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी भी खत्म हो गया। उसके बाद बस एक ही ऑप्शन बचता है और वो कैसे सही है उसको भी देख लेते हैं। अभी देखेंगे कि ए एस से कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। ए एस से मतलब 2 एंगल और एक साइड, ठीक है। तो हम ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ डी, ठीक है। तो एंगल ए पर कितना एंगल बन रहा है, स्टार्टिंग से बात करते हैं 40, और एंगल एफ पर भी 40 बन रहा है, ठीक है। तो पहला एंगल ठीक है। दूसरा बी पर 90 बन रहा है, ई पर 90 बन रहा है, ठीक है। 2 एंगल हो गए। तीसरी साइड जो है बी सी, ठीक है, बी सी, ठीक है, बाद वाली बी सी, और ई डी ये दोनों 3-3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस हो गया, ए ए एस से, ठीक है। ए ए एस मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है तो क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक मतलब पहले और तीसरे पूर्णांक का योगफल क्या होगा, सम वो बताना है, ठीक है। क्रमागत है, क्रमागत मतलब तीनों क्रम में आ रहे हैं, ऑर्डर में आ रहे हैं। तो हमें मान सकते हैं x+1 और x+2, ठीक है। 3 नंबर होंगे और उनको पहले को 3 से और दूसरे को 5 से और तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है। पहले को 3 से, दूसरे को 5 से और तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो इन तीनों का सम कितना आता है, 99, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा 3x + 5x + 5 + 2x + 4 = 99। 3x और 5x 8x, 8x और 2x 10x, 5 और +4 9 = 99। तो 10x = 99 - 9, ठीक है। तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। x की वैल्यू 9 आ गई। हमें पहले और तीसरे पूर्णांक का योग, तो पहला तो x ही था और तीसरा क्या था, x+2। तो x+2 मतलब 9+2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 11 और 9 का 20, ठीक है। 20 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20। नेक्स्ट, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न से रखती हैं, ठीक है। क्या प्रश्न रखती हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो हमें ये बताना है कि किस आलेख का मतलब किस ग्राफ का यूज़ करना है हमें, ठीक है। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, ठीक है। दूसरा, किसी स्टेशन पर प्राप्त 9 बजे से साय 9 बजे तक, ठीक है, सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक रेलगाड़ियों से आने वाले यात्रियों की संख्या, ठीक है। तो अध्यापिका का आशय है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है,
दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच के अंतर को समझने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ठीक है, यहाँ अंतर की बात नहीं, यहाँ खाली जो डाटा है उसको कौन से ग्राफ से शो करना है ये बताना है। पाई चार्ट की अवधारणा का परिचय। ठीक है, यहाँ पाई चार्ट की बात नहीं कर रहा है, ग्राफ की बात कर रहा है। रेखा आलेख का संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना है। ठीक है, वहाँ उन्होंने प्रयोग करना सिखाना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना है। ठीक है, तो आयत चित्र मतलब हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, जैसे हम हिंदी में आयत चित्र भी। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं पहले जो फर्स्ट कंडीशन थी कि पहला फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी है 5 है, सेकंड स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी है 6 फीट है, और तीसरे की कितनी है 4 फुट है। तो इस तरीके से हम इसका आयत चित्र का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे दूसरी कंडीशन में सपोज कर सकते हैं कि पहले घंटे में कितने यात्री आए, सिर्फ 5 आए, दूसरे में कितने आए 9 आए, और तीसरे घंटे में कितने आए 4 आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, आयत चित्र या हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 8 अंकीय संख्या, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 अंकीय कोई नंबर है, 72 से विभाज्य है। ठीक है, 72 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, ये नंबर है, ये 72 से डिविजिबल है, तो 72 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर को क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी होंगी कि ये नंबर 8 और 9 दोनों से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इसको हम एग्जैक्ट आंसर ना निकाल के सिर्फ ऑप्शन से ही कर देंगे। वो कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ नहीं वाला पूछा है। तो अगर किसी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके सभी डिजिट का सम, ठीक है, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डिजिट का सम निकालते हैं 9471x9y2। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 7 20, और 1 21, 21 और 9 हो जाएगा कितना 21 और 9 30, 30 और 2 32। ठीक है, 32 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स वाई ऑप्शन से कर देंगे, एक्स प्लस वाई सपोज करो ऑप्शन ए सही होता, तो 8 और 5 कितना 13, तो 32 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 तो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी हम सिर्फ एक उससे ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में पहले से हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन है कि 9 से हो जाएगा। सेकंड 4 प्लस 9 13। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू 13 आ गई, तो फिर से 45, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी वाला। 9 और 5 14। ठीक है, 32 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 46 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। और लास्ट 3 और 1 4, तो 32 प्लस 4 इजिकल टू 36। ठीक है, तो ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1 लेंगे। तो 3 ऑप्शन है जो 9 से तो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जब वो 9 से ही नहीं हो रहा, तो फिर 8 से हो भी जाएगा तो भी वो कन्फर्मली मतलब फाइनल आंसर नहीं होगा। मतलब फाइनल आंसर कहने का मतलब है कि 72 से डिवाइड नहीं होगा। और हमसे पूछा कि कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये चारों ही 9 से डिवाइड हो जाते तो फिर हमें 8 वाली भी चेक करनी पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट, गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्य और प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, सही बात है ये तो। नेक्स्ट, समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं दोहराते। ठीक है, दोहराते हैं लेकिन हमेशा नहीं दोहराते। नेक्स्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है, करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए और सी। ए और सी मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट, निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, फलों के नाम आम, सेब, संतरा, अमरूद, अनार, और संख्या कितनी है, आम की 44 है, सेब की 56, संतरे की 42, अमरूद की 30 और अनार की 38। तो क्वेश्चन ये है कि यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है। ठीक है, तो सेब का एंगल कितना होगा वो बताना है, मतलब 56 का। ठीक है, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, हम सर्किल की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, अब हमें इस पूरे, जैसे इसका सेंटर है तो इस पूरे को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, पूरे का एंगल कितना होगा 360, और वो किसके बराबर होगा, मतलब जो टोटल फ्रूट्स हैं, टोटल फलों को ऐड कर लेंगे
46 और 56 कितना हो जाएगा, 90, 100 और 142, 142 में 38 करेंगे 172, 172 में 38 ऐड करेंगे तो 200 और 2 और 10 210। तो 210 जो फ्रूट्स हैं उसको हमें किस में डिवाइड करना है, 260 डिग्री एंगल में करना है, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन 210। तो हमें किसको शो करना था, 56 को एक फ्रूट की वैल्यू, डिग्री की नहीं, ठीक है, एक फ्रूट की वैल्यू इतने डिग्री। तो हमें 56 एप्पल को करना है, ठीक है। तो उसके बराबर होगा 360 अपॉन 210 मल्टीप्लाई बाय 56। एक जीरो से एक जीरो, 7 3 जा 7 8 जा और 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम, तो 12 8 जा 96, ठीक है। तो जो फ्रूट्स का एप्पल का एंगल होगा केंद्रीय कोण वो कितना होगा, 96 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से 96 डिग्री, ठीक है। ये एप्पल का पोर्शन हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 96 डिग्री। नेक्स्ट किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, ठीक है, मिस प्रिंट होगा 11 सेंटीमीटर एंड 25 ऊपर दिया हुआ इंग्लिश में, एंड 25 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं इस आयत का परिमाप, ठीक है। तो 3x और 2x हो जाएंगी आयत की भुजा, मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, समलंब के क्षेत्रफल के बराबर। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब मतलब ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट या उनके बीच की दूरी इजिकल टू, और आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। तो हाफ इंटू सम ऑफ ऑल द साइड, सम कितनी दी हुई है 11 और 25, और उनके बीच की दूरी या ऊंचाई कितनी दी हुई है 12, इजिकल टू 3x इंटू 2x। तो 3 से 12 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। 11 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 36 और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो उसकी साइड कितनी हो जाएंगी आयत की 3x और 2x थी तो 18 और 12। अब हमसे पूछा उसका परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लंबाई कितनी 18 प्लस चौड़ाई 12, तो 18 और 12 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 तो कितना हो जाएगा 60, और ये था सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका आयत का परिमाप। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यदि a इजिकल टू -2x² प्लस 12x, b इजिकल टू 11 -8x प्लस 3x स्क्वायर और c इजिकल टू 17 -4x², d इजिकल टू इतना, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में x² और x के गुणांकों का योग, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें से d को माइनस कर देंगे। तो a कितना है -2x² प्लस 12x, b कितना है 11 -8x प्लस 3x², ठीक है। इसको उसके अकॉर्डिंग लिख लिया हमने, जिससे फॉर्मेट किया जिससे प्लस करने में आसानी रहे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला और नंबर के नीचे नंबर वाला और एक्स के नीचे एक्स वाला। और सी कितना है, सी है 17 -4x², तो माइनस के 4x² प्लस के 17 माइनस के 4, अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x² और माइनस के 4x², तो माइनस के 6 और प्लस के 3, तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3x², 8x ऐसे ही रहेगा क्योंकि और किसी में नहीं है एक्स वाला, नहीं इसमें था 12x, तो प्लस के 12x और माइनस के 8x, तो प्लस के 4x बचेंगे, ठीक है। और 11 और 17 तो ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो आएगी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, हमें इसमें से माइनस करना है माइनस के d, तो माइनस और d, तो d की वैल्यू x² माइनस x माइनस 3, तो -3x² प्लस 4x प्लस 28 माइनस x² माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 3, तो -3x² और माइनस x², तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4x², ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस के 4x² और 4x और प्लस के x तो 5x और 28 प्लस 3 31, ठीक है। हमसे पूछा x² और x का गुणांक, गुणांक मतलब जो उसके मल्टीप्लाई में होता है, जैसे x² के मल्टीप्लाई में -x और x के में 5, तो इनका योग हो जाएगा -4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम, ठीक है, मैथमेटिक लर्निंग
के आकलन का आयाम नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है वो बताना है। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन तो है क्योंकि हम कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना या डिस्कस करना, वो तो है क्योंकि बिना डिस्कस के तो नहीं सीख पाएंगे। पैटर्न एंड प्रोसीजर्स, प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया, ठीक है, ये भी सही है। डिस्पोजिशन टुवार्ड्स मैथमेटिक्स या गणित के प्रति रुझान, ठीक है, गणित के प्रति रुझान मतलब गणित सीखने के लिए या समझने के लिए तुम्हारी कितना इंटरेस्ट है, क्या रुचि है वो चीज़। ठीक है, तो उससे तो हम मैथ नहीं सीख पाएंगे कि कितनी है। ठीक है, रुचि है लेकिन हम पढ़ रहे नहीं हैं तो उससे कैसे सीखेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और हमसे नहीं वाला पूछा है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी जरूरी है। ठीक है, जब तक रीजनिंग समझ में नहीं आएगी तो मैथ कैसे समझ में आएगी, तो ये भी सही है। ठीक है, हमसे पूछा नहीं वाला, नहीं वाला कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी इजिकल टू 55 डिग्री एंड क्यू आर इजिकल टू 18 सेंटीमीटर है, तो निम्न स्थितियों में किसमें एंगल पी क्यू आर एक अधिकोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर को कैसा होना है, एक अधिकोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, तो अधिकोण विषमबाहु त्रिभुज होगा कैसे, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। अधिकोण का मतलब है कि उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए या अधिकोण होना चाहिए। ठीक है, अधिकोण मतलब उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 90 से बड़ी होनी चाहिए और 180 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा विषमबाहु के लिए उसकी तीनों साइड जो हैं डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं चारों। पहला दिया हुआ है पहले इससे पहले एक काम और करते हैं, दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे क्योंकि क्यू आर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मतलब एक भुजा 18 सेंटीमीटर दी हुई है, तो अगर हम ऑप्शन ए और डी देखें तो उसमें भी 18 दी हुई है। ठीक है, अगर दूसरी जैसे पी क्यू भी 18 है और क्यू आर भी 18, दो भुजा बराबर हैं, दो भुजा बराबर हैं कि मतलब उसमें दो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, और एंगल की छोड़ो, दो भुजा बराबर हो गई ना, तो दो भुजा बराबर हो गई तो वो विषमबाहु त्रिभुज तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन बी और सी पर। ठीक है, पी आर ग्रेटर देन 18 डिग्री, ठीक है, बड़ा है 18 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एंगल देखते हैं, एंगल 15 डिग्री, एक एंगल इसमें 55, ये मिसप्रिंट हो गया, एंगल पी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल वही दूसरा होगा, आर या क्यू में से कोई और हो सकता है। ठीक है, तो एंगल जो आर है सपोज करो आज मान लेते हैं 15 डिग्री है, तो पी कितना 55, आर कितना है 15, तो इन दोनों का सम कितना होगा 0 5 6 7 70। ठीक है, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। ठीक है, 110 मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और तीनों एंगल डिफरेंट हैं, तो तीनों एंगल डिफरेंट है तो ये तीनों साइड भी डिफरेंट होंगी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और सी सही क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। अगर आर की वैल्यू 65 डिग्री है और पी की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 130 और 10 140। जो तीसरा एंगल होगा एंगल क्यू, उसकी वैल्यू कितनी आएगी ऑप्शन सी से 40 डिग्री, तभी तो तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि कैसा भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, 55 65 और 40। ठीक है, इन तीनों में कोई भी अधिकोण नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, या 90 से 180 के बीच में मेजरमेंट नहीं है, तो ये विषम अधिकोण तो नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है बी, वही सही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पूरा सेट यहीं कंप्लीट होता है। और ये था हमारा सीटेट 21 जनवरी 2024 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 का पेपर। और थैंक यू।